हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सार संग्रह की सीरीज जो पीसीएस के पहले हमने चलाई हुई थी, जिसमें मंथली स्पेशल करंट अफेयर भी होता है और ऑल सब्जेक्ट का सार संग्रह भी होता है, जिस्ट रूप में होता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जिससे आपका फैक्चुअल, जिस तरह से आयोग में पूछ रहा है फैक्ट वाइज, वो आपका जीएस तैयार हो जाता है और साथ में मंथली जो करंट अफेयर है वो भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब पीसीएस का एग्जाम है, आरओ का हो गया, तो बीच में एग्जाम आने के कारण मैंने इसे रोक दिया था, प्रैक्टिस सेट कराने लग गए थे। अब एक्चुअली एग्जाम 12 अक्टूबर का पीसीएस का है, तो मैंने जुलाई और जून का करा दिया है और जनवरी तक हमें करंट अफेयर कराना है मंथली। ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया सार संग्रह है और इसमें सभी सब्जेक्ट का फैक्चुअल आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के सार संग्रह यानी कि प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज सार संग्रह पर और देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं। और मंथली आज जो मई माह का ये करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन है, पकी हुई ईंटों का विशिष्ट प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता की अनन्य विशेषता है? किस प्राचीन सभ्यता की अनन्य विशेषता है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की ये अनन्य विशेषता है। ठीक है, सेकंड है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम, सराय खोला, कुरनूल और अक्तिरामपक्कम का सही क्रम है। अक्तिरामपक्कम का सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्रमुख यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन से राजाओं का उल्लेख मिलता है? एंटिओकस जो सीरिया के थे, टॉलेमी सेकंड मिस्र से थे और एंटीगोनस मैसिडोनिया से थे। ठीक है, कहाँ से थे? एंटिओकस सीरिया से, टॉलेमी सेकंड मिस्र से और एंटीगोनस मैसिडोनिया से थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, आप एक बार रिवाइज जरूर करें। क्वेश्चन इस तरह से आयोग अब पूछ रहा है, पीसीएस में भी इस तरह के आने की पूरी संभावना है। ठीक है, जैसे आरओ का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आयोग पूछे तो आपको तैयार रहना है, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअल भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्राचीन सभ्यता में लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? किस सभ्यता में मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस चोर राजा ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था ना, कुछ थोड़ा इसी से मिला के हुआ आया था, जैसे राज प्रथम कुछ था ऑप्शन आरओ में। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो किस चोल राजा ने मालदीव पर विजय प्राप्त करी थी? वो थे चोल राजा राजराज। ठीक है, राजराज थे जिन्होंने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस राजा ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, किस राजा ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन से राजा थे वो? नरसिंहवर्मन थे। नरसिम्हावर्मन सेकंड थे। ठीक है, एक्चुअली इसी चैनल पर आज से मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन का, परिचय का। ठीक है, उसमें विथ मैप के मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट के बाद जो एमसीक्यू या पीवाईक्यू जितने बन सकते हैं वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप जाके विजिट कर लीजिएगा, साथ में आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध भ्रमण पुस्तक रेहला का लेखक कौन था? ठीक है, प्रसिद्ध भ्रमण पुस्तक रेहला के लेखक कौन था? ये तो सभी को पता हो, इब्न बतूता जी थे। ठीक है, कौन थे? इब्न बतूता। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, रूपा, भवानी, अक्का महादेवी, जनाबाई और बहड़ाबाई में कौन कश्मीर घाटी की भक्ति काल की कवियत्री थी? कौन सी थी? रूपा भवानी जी थी। ठीक है, कौन थी? रूपा भवानी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यह भाषा हिब्रू और अरबी से संबंधित है, साथ ही इसका प्रयोग अशोक के शिलालेख में हुआ है। कौन सा है? आरमेइक। ठीक है, आरमेइक भाषा है जो अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है। आरमेइक के साथ और भी भाषाएं थी। ठीक है, खरोष्टी भी थी, आरमेइक भी थी, ब्राह्मी थी, ये सारी भाषाएं अशोक के शिलालेख में यूज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन ये सब्जेक्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है।
ठीक है। हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हम कराएंगे बच्चे, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जिस तरह आयोग पूछ रहा है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह प्रथम राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। कौन सी गतिविधि थी जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था महिलाओं ने? वो थी दांडी यात्रा, ठीक है। क्या थी? दांडी यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, दांडी यात्रा ये देख लीजिए कब हुआ था, कमेंट करके बताइए जरूर, ये तो पता होगा। किस संगठन ने मूर्ति पूजा व जाति के वंशानुगत अंतरण का समर्थन नहीं किया था? किस समाज ने नहीं किया था? आर्य समाज ने नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, वायकोम आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित था? ठीक है। वायकोम आंदोलन केरल में मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष था, ठीक है। मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष था, ठीक है। कुलीन वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए रोकते थे, ठीक है। इसी को लेकर ये आंदोलन था वायकोम आंदोलन, केरल से हुआ था स्टार्ट और मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रारंभिक संस्था का नाम था, ठीक है। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रारंभ संस्था का क्या नाम था? सत्यशोधक समाज, ठीक है। जो ज्योतिबा फुले द्वारा प्रारंभ की गई थी वो थी सत्यशोधक समाज, ठीक है। क्या थी? सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, रंपा विद्रोह, नागा आंदोलन, एका आंदोलन, पर हरेका कैसा होता है? एका आंदोलन जरूर है, ठीक है, एका आंदोलन होगा। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम है क्रमशः रंपा विद्रोह यानी कि रेवोल्यूशन से संबंधित है अल्लारी सीताराम राजू, नागा आंदोलन से संबंधित है एच जदोनांग, ठीक है। और हरेका आंदोलन से थे रानी गांधीलियो और संथाल विद्रोह से थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ये थे, ठीक है, जनजाति से संबंधित थे। ये कौन सा आंदोलन था? ये संथाल विद्रोह से था, ठीक है। संथाल विद्रोह से कौन से संबंधित है? सिद्धू और कान्हू, ये आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। ये हेरका आंदोलन है, एका आंदोलन नहीं, हेरका आंदोलन रानी गांधीलियो थी, इससे संबंधित थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर स्टार लगा देंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1876 के इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था वर्ष 1876 के इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व, ठीक है, याद रखिएगा। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? 1922 को, यानी कि 1922 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, सरवेसी किराया को 26% घटाना, अववाब और गैर कानूनी घोषित करना व किसानों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड तवान को समाप्त करना किस आंदोलन के परिणाम थे? ठीक है, कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1970 ईस्वी को। ठीक है, किसानों के कर को इसमें क्या घटाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1970 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे तवान ये कर है, सर्वेसी किराया है, इसको 26% घटाया गया था। और अववाब भी एक कर है जो गैर कानून घोषित किया गया था, ठीक है। किसानों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड थे ये, इनको सब समाप्त किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल के बाद कौन इसका सचिव बना? ठीक है, गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल के बाद कौन सा सचिव इस पार्टी का बनाया गया था? वो थे संतोष सिंह थे, ठीक है, याद रखना है, संतोष सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 1917 ईस्वी में विमेंस इंडियन एसोसिएशन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? मार्गरेट कजिन्स ने, ठीक है। 1970 ईस्वी में विमेंस इंडियन एसोसिएशन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मार्गरेट कजिन्स थे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जिस्ट रूप में, अगर हम देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है। देखते हैं कितने फैक्ट आपके इसमें क्लियर हैं। फैक्चुअल आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 है जो है किससे? पॉलिटी से, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन
स्थानीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जिसे हम पंचायत राज व्यवस्था भी कहते हैं, किससे संशोधित है कि संविधान संशोधन किससे संबंधित होगा, वह होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये संबंधित है। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वाधिक मत से जीत की पद्धति, मूल अधिकारों का चार्टर, अवशिष्ट शक्तियां और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन है। संविधान मत से जीत की पद्धति ली गई है ब्रिटिश से। ठीक है, मूल अधिकारों का चार्टर अमेरिका से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा और आयरिश यानी कि आयरिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, आयरिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार बन गया है? कौन सा है वो आर्टिकल? अनुच्छेद 300A यानी कि आर्टिकल 300A। ठीक है, आर्टिकल 300A। अब ये क्या है? एक विधिक अधिकार है। ठीक है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले ये क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार हुआ करता था, इसको संशोधित करके आप ये 300A एक क्या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें कई क्वेश्चन गलत हैं बच्चे, आगे हम बताएंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता दर पर जो भी उनसे हमारा एक अनुरोध है कि क्वेश्चन बहुत देख के बताएं, क्योंकि अगर जो बच्चे पहली बार पढ़ता है, एक दो क्वेश्चन से उनका रह जाता है तो बहुत बड़ी खामी है ये। फिर ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन को आप आंसर सही दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 24, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि के लिए किसने सेवा की? ठीक है, कौन सबसे कम अवधि के लिए बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी संसद द्वारा किसी मंत्रालय से मौखिक उत्तर के लिए किए गए प्रश्न का प्रकार होता है? तारांकित प्रश्न होते हैं जो मौखिक उत्तर के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26, संसद की कौन सी समिति धन विधेयक की जांच के लिए अधिकृत समिति है? ये गलत है बच्चा, ये प्राक्कलन समिति नहीं होगी, इसमें प्राक्कलन समिति दी है, ये गलत है। धन विधेयक की जांच के लिए कौन सी समिति होती? लोक लेखा समिति होती, ना कि प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, इसमें धन विधेयक के लिए क्या बताया है? प्राक्कलन समिति का कार्य संसद की कौन सी समिति धन विधेयक की जांच के लिए अधिकृत है? इसमें बताया है प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये गलत बताई गई है। ठीक है, धन विधेयक की जांच के लिए लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है, कौन सी होती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, यानी कि लोक लेखा कमेटी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पीएसी होती है लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, पीएससी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। धन विधेयक यानी मनी बिल की जांच के लिए लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएससी जांच करती है किसका? धन विधेयक की जांच के लिए। ठीक है, संसद की कौन सी कमेटी होगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी। इस समिति का काम क्या होता है? यह समिति सरकार के खर्चों की जांच करती है और देखती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया था। संसद की कौन सी समिति धन विधेयक की जांच के लिए अधिकृत है? वो होगी लोक लेखा समिति। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था कौन सी? प्राक्कलन समिति, वो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, इसमें दिया 5 वर्ष, ये भी गलत है, 5 वर्ष नहीं होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन गलत थे, वो मैंने देख लिया बच्चे, गलत हम क्वेश्चन इसमें है वो करेक्ट करके ही पढ़ाएंगे। ठीक है, 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। और ये भी बता दें, आपको पता होगा कि इसके जो सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से ही होते हैं और 30 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य प्राक्कलन समिति के केवल ही लोकसभा से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं 30 सदस्य। ठीक है, तो क्या हो गया? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ पे गलत होगा वो हम करेक्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों की पदावधि कितनी वर्ष की होती है? 1 वर्ष की होती है। ठीक है, सभी समिति क्या होती हैं? 1 वर्ष की होती हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 29, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन सलाहकार अधिकारिता का प्रयोग करता है? कौन सा आर्टिकल 143 के तहत करता है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट को पारित करने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? संघ सरकार के बजट पारित करने की प्रक्रिया के समान ही होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट को पारित करने की प्रक्रिया होती है, संघ सरकार के बजट को पारित करने की प्रक्रिया के समान ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, ये पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, पीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशन के अधीन रक्षित वाटरफाउल्स आवास का एक उदाहरण है? कौन सा है वो? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है ये बताइए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कोपेन के जलवायु प्रकार के अनुसार भारत के पश्चिमी तट और कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोपेन जलवायु प्रकार के अनुसार आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी तट पर और कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं ये बताइए। ठीक है, कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, और मालाबार तट केरल तट को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया इसमें? पश्चिमी तट और कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? एएस और एएमडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? एएस और एएमडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जीवों का समूह जो एक सही खाद्य श्रृंखला बनाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले घास फिर बकरी फिर मनुष्य, ये श्रृंखला बनाता है, फूड चेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, किस अधिनियम के तहत किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका किया गया था, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन आए थे और आर में भी आए हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी है और उसके बाद हमें करंट भी पढ़ाना होता है मई का। ठीक है, क्योंकि स्पेशली मंथली स्पेशल इसमें करंट है। ठीक है, जो हमें जनवरी तक पढ़ाना है और हम जुलाई और जून का पढ़ा चुके हैं, ये मई का है, उसके बाद अगस्त का भी पढ़ाएंगे, नया आ गया है पीसीएस के लिए। ठीक है, क्योंकि आरओ के लिए भी चल रही थी इसलिए आरओ का एग्जाम हो गया, लेकिन अब पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, यह गलत धारणा फैलाना कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित है कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 36, किसकी अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है? ठीक है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन की बात हो रही है, किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, होकसर आर्द्रभूमि कहाँ अवस्थित है? होकरसर है। ठीक है, होकरसर आर्द्रभूमि कहाँ अवस्थित है? वेटलैंड की बात हो रही है। वेटलैंड कहाँ पे अवस्थित है? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, होकरसर है, याद रखना, होकरसर आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है, यह उन अग्रणी कंपनियों का समूह है जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करते हुए ऊर्जा दक्षता में नवाचार लाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सी कंपनी है? EP 100। ठीक है, कौन सी है? EP 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 होगा। 39 क्वेश्चन है हमारा, अल्फा चना और तिपतिया घास कैसे पौधों के उदाहरण हैं? ठीक है, अल्फा के तो ग्रास का नाम आपने सुना ही होगा। अल्फा चना और तिपतिया घास कैसे पौधों का उदाहरण है? नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे होते हैं। ठीक, कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे होते हैं, ये दलहनी पौधे होते हैं, उनका उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन कहलाता है ब्लू कार्बन। ठीक है, महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा जो कार्बन एब्जॉर्ब किया जाता है उसे बोलते हैं ब्लू कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर है 41, सिंधु जल संधि 1960 के संदर्भ में किस नदी का जल भारत को केवल उसी के उपयोग के लिए आवंटित किया गया था? वो कौन सी नदी थी? चिनाब। ठीक है, कौन सी थी? चिनाब रिवर थी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, भूकंप के समय भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र यानी कि फोकस के समीपतम होता है कहलाता है अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। जब भूकंप के समय भूतल पर वह बिंदु जो अधिकतम केंद्र यानी कि फोकस के सबसे समीपतम जो बिंदु होता है
उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर बोलते हैं अधिकेंद्र या इंग्लिश में एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी पर सूर्य तप में होने वाली भिन्नता के लिए प्रमुख कारण है क्या है, बताइए। पृथ्वी पर अगर सूर्य तप यानी कि इंसुलेशन की अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि अपने अक्ष पर रोटेशन करना। ठीक है, दिन की अवधि और सूर्य की किरणों का नतिकोण होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग अगर वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, उसके कारण दिन और रात की अवधि अलग अलग पाई जाएगी और इंसुलेशन की मात्रा भी अलग अलग पाई जाएगी। तो क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और दिन की अवधि और सूर्य की किरणों का नतिकोण है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में सबडक्शन जोन किन प्लेट सीमाओं के संबंध है। सबडक्शन जोन कौन सी, जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, तो किससे संबंधित ये सीमाएं होगी, अभिसरण सीमाएं से। ठीक है, कौन सी सीमाएं होंगी, अभिसरण सीमाओं से ये संबंधित होगी। ठीक है, एक होती है डायवर्जन होती है, एक कन्वर्जन जोन होती है। डायवर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जो एक दूसरे के पास आती है प्लेट। ठीक है, अपसरण सीमाएं होती हैं जिसमें एक प्लेट, हल्की प्लेट जो होती है भारी प्लेट के नीचे, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, भारी प्लेट ही सबडक्ट होगी। ठीक है, हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं अभिसरण सीमाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक काल माप क्रम में कल्पों का सही कालानुक्रम है। पहले आएगा कैम्ब्रियन युग होता है, कैम्ब्रियन, फिर डेवोनियन होता है, कैम्ब्रियन है, फिर डेवोनियन है, फिर कार्बोनिफेरस है, फिर क्रिटेशियस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46, यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है और जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग ढूंढ लेता है, वो है दुर्बलता मंडल। कि सबसे ज्यादा मैग्मा कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, दुर्बलता मंडल में ही होता है। कहाँ पे, एस्टोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, मृदा रचना में कौन से मूल कारक सम्मिलित हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से मूल कारक सम्मिलित हैं, जलवायु, क्लाइमेट वहाँ की, ठीक है, जैविक क्रियाकलाप और समय, ये तीनों का ही रोल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है, शीत महासागरीय धारा के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आपको कोल्ड करंट के बारे में बताना है, कौन कोल्ड करंट है, बेंगुला है कोल्ड करंट। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, बेंगुला से आरओ में पूछा गया था कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है, ये पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है कमेंट करके बताएं। शीत महासागरीय, और हमने इसी चैनल पे तीनों महासागरीय धाराएं यानी कि पैसिफिक ओशियन करंट, हिंद ओशियन करंट एंड इंडियन ओशियन करंट एंड अटलांटिक ओशियन करंट, तीनों के बारे में पढ़ाया है, बहुत विस्तार से पढ़ाया है। और कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी, किस कहाँ से कैसे चलती है, बेस्ट कॉन्सेप्ट के आप अगर वो एक बार कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है महासागरीय धाराओं से। ठीक है, तो शीत महासागरीय धारा के प्रमुख उदाहरण है बेंगुला, कैनरी और फॉकलैंड धारा। ठीक है, ये तीनों क्या है, कोल्ड करंट है, बेंगुला, कैनरी, फॉकलैंड धारा। ठीक है, नेक्स्ट है कुरोशियो धारा, अपनी प्रकृति में गर्म जल धारा। ठीक है, कुरोशियो धारा अपनी प्रकृति में गर्म जल धारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फों पर ज्वारीय उभार होते हैं अधिक ऊंचाई। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले ज्वारीय उभार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51, और सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। कौन सा होगा सब्जेक्ट, ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भारत, चीन, रूस और बांग्लादेश में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है। आपको बताया एनडीपी का कौन सा सदस्य नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, बांग्लादेश एनडीपी का सदस्य नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी। ठीक है, एनडीपी का सदस्य नहीं है, कौन सा, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है, इसे 1993 में सेबी द्वारा मान्यता दी गई और इसने 1994 में अपना प्रचालन प्रारंभ किया। कौन सा था, राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी। ठीक है, कौन सा था, राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी। नेक्स्ट देखेंगे 53 क्वेश्चन है, बीमा पैट पेनिट्रेशन का किस रूप में मापा जाता है। ठीक है, बीमा पैट या पेनिट्रेशन को किस रूप में मापा जाता है, जीडीपी में। जीडीपी में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत के रूप में ये माप किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 54, राजकोषीय घाटे में
ठीक है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाकर किसकी गणना की जाती है? अगर राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को, सब्सिडी को सॉरी इंटरेस्ट को अगर घटा दिया जाएगा तो क्या निकल आएगा? प्राथमिक घाटा। एक मिनट बच्चे, सॉरी, क्या निकल आएगा? प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। ठीक है। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या निकाय? प्राइमरी यानी फिस्कल यानी कि प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट से अगर इंटरेस्ट को घटा देंगे तब। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्रिकबर्ग रेटिंग्स एजेंसी है। ब्रिकबर्ग रेटिंग एजेंसी है भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है। कौन सी है? भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? कौन सी किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में मुद्रास्फीति, ठीक है, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन की बात हो रही। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन सा बैंक होगा? भारतीय रिजर्व बैंक होगा, यानी आरबीआई। ठीक है। कौन सा होगा? आरबीआई होगा, जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, यानी कि मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, सबको पता है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि और ट्रेजरी बिल कैसे ऋणों में शामिल है? ठीक है। जो आवास ऋण है या क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि का है और ट्रेजरी बिल पर लिया गया ऋण, कौन से ऋण होंगे? गैर वित्तीय ऋण होंगे ये। ठीक है। गैर वित्तीय ऋण होंगे ये। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 60 है, गोल्ड ट्रांच से तात्पर्य है, क्या है ये? आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को दी गई ऋण प्रणाली है ये। ठीक, गोल्ड ट्रांच। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 60 तक हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर, यानी कि 60 कहाँ तक हो गया बच्चे? एक मिनट, 60 तक हो गया। 61 तो ये, हाँ अच्छा, नीचे ही दिया गया था, हम उसको स्क्रॉल कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 61 है हमारा, उच्च तारित ध्वनि में कैसी आवृत्ति होती है? उच्च आवृत्ति होती है। ठीक है। उच्च तारित ध्वनि में कैसी आवृत्ति होती है? उच्च आवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 62, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कहाँ पे है? अगर कोयला आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वो कहाँ पे है? दादरी और सिंगरौली है अवस्थित है। पर कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। सिंगरौली कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। याद रखना, इसमें बच्चों ने काफी ने गलत किया होगा। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है और ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। वहीं बात करी सिंगरौली की, तो सिंगरौली अलग है। ठीक है। सिंगरौली और सिंगरौली में अंतर है। सिंगरौली कहाँ है? कमेंट करके बताइए। ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। सिंगरौली और सिंगरौली, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे सोनभद्र में दादरी और सिंगरौली। ठीक है। ये सिंगरौली और सिंगरौली है उड़ीसा में है। ठीक है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे? दादरी। और दादरी कहाँ पे है? कमेंट करके बताएं दादरी कहाँ पे है। और सिंगरौली तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब 63 पर चलते हैं। ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, ग्राफीन, टैल्क, कांच और बालू में से किसका उपयोग भारी उद्योगों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? कांच का किया जाता है। ठीक है। कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, किसे विटामिन चिकित्सा का जनक माना जाता है? विटामिन चिकित्सा का किसे जनक माना जाता है? कांसीमिर फंक को। कांसीमिर फंक को माना जाता है। नेक्स्ट है 65, Na, Ka, और Mg में से कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? वो है पोटेशियम K। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है, पक्षियों के पंख और कीटों के पंख कैसे अंग का उदाहरण है? संवर्ती अंग है। ठीक है। एनालॉजस ऑर्गन है। एनालॉजस, ठीक है, एनालॉजस ऑर्गन है, ये संवर्ती अंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 67, भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड को किसके द्वारा मापते हैं? ठीक है। ये सबको पता होगा, रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, सोडियम लैंप से दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है एक वर्णी। ठीक है। क्या होता है? एक वर्णी होता है। यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देंगे, इसको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए।
एक वर्णी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, खगोलीय दूरियों को किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी इस अकॉर्डिंग माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों में वृद्धि किसके उदाहरण है? कार्बन निषेचन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पीसीएस यूपी पीसीएस के सीसेट में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, संप्रेषण से भी पूछे जाते हैं, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब्जेक्ट लेना भी जरूरी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। ठीक है, R.M. गेने हैं द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, यदि कक्षा में एक शिक्षक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ये सब डिसीजन मेकिंग से भी संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, शिक्षा में अवरोधन का ये तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बना रहना। नेक्स्ट देखेंगे 74 है बहुविमात्मक प्रज्ञा मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट 75, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। ठीक है, समस्या का हम समाधान जब करेंगे जब हमें समस्या का पता होगा। ठीक है, ये है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का ये क्वेश्चन है। पीसीएस में इस तरह से सीसेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर हम अभी से तैयार करेंगे तो हमारे जब तक एग्जाम होगा तब तक हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बालकों का अधिगमन लर्निंग निर्भर करता है संज्ञात्मक भावनात्मक एवं मनोबल। ठीक है, मनोचालन इनकी मनोबल पर भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 है अनुप्रयोग बोध ज्ञान और अनुमूल्यन में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं होगा? अनुमूल्यन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो। ठीक, कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे। नेक्स्ट देखेंगे 79 क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है। ठीक है, ये क्या होती है? विकास की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, किसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? BF स्कैनर ने दिया था। अब आ गया ये सीसेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 10-15 क्वेश्चन सीसेट में दे देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दे देते हैं। वो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होती है, इनसे दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है कौन सा कारक प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक है, कौन सा होता है? कि प्रेषक यानी कि प्रेषक होगा, एक होता प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो क्या होगा? सामाजिक यानी सोशल कारक होगा जो इनके बीच संबंध को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक असमान कहलाता है अति विश्वास। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इसमें क्वेश्चन कई बार गलत कराए हैं RO में कुछ बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधन का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? नियमित उपागम। कौन सा होता है? नियमित उपागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है संस्कृति, शोर, रंग और भाषा में से कौन एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? रंग नहीं है। ठीक है, किसी के रंग को देखकर ऐसा नहीं है कि हम संप्रेषण न कर पाएँ, उससे कम्युनिकेशन न कर पाएँ। ठीक है, लेकिन अगर शोर होगा, ठीक है, संस्कृति अलग होगी, ठीक है, भाषाएं अलग होगी। भाषा तो ऑब्वियस पहले ही है, अगर भाषा अगर नहीं समझ पा रहे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता है लिखित संचार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लिखित संचार है। ठीक है, समूह निर्णय में डेल्फी तकनीकी क्या होती है? लिखित संचार के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे 86 है, ठीक है, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती एंकरिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, एंकरिंग पूर्वाग्रह होता है। नेक्स्ट है 87, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण निहित होते हैं? 5 चरण। ठीक है, सुनने की प्रक्रिया में 5 चरण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, दो चित्रीय तकनीकी जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, बाई चार्ट और पाई चित्र होता है। ठीक है, बाई चार्ट और पाई चित्र होता है। क्वेश्चन 88 हो गया, हम 89 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है, सत्यापन, प्रदीपन और प्रस्ताव की पहचान में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? प्रस्ताव की पहचान करना एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या की। ठीक है,
निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या कि हम कभी निर्णय को लेंगे, अगर फंसे होते हैं किसी समस्या में तभी हम उसको निर्णय लेने की प्रक्रिया से देते हैं कि इसमें बेस्ट निर्णय क्या हो सकता है, ठीक है, बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा सब्जेक्ट स्पोर्ट्स से होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स से पीसीएस में और आरओआर में भी क्वेश्चन भी पूछे गए थे, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जमैका से, ठीक है, कहाँ से है? जमैका से है। 92 है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं, बैडमिंटन से है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बैडमिंटन से, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट 93, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है, न्यूजीलैंड को हराया भारत ने और कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, ठीक है। नेक्स्ट है 94, वर्ष 1936 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। वर्ष 1936 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक, हाँ ठीक है, बर्लिन में होगा, ठीक है, बर्लिन में जर्मनी में हुआ था। सॉरी, हम होगा बार बार कह देते हैं, हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है। इतना पुराना पूछ रहे हैं, मैं सोची 1956 लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे 1956 भी लिखा होगा तब भी पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 95, वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 96, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में कहाँ किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में किया गया था पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना 1930 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, ये आया था क्वेश्चन, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। बस 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट 98, एक हॉकी टीम में गोलकीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के साथ खेला? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम में से एक सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, एक सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 101 पर, और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 101, 1 गीगावाट किसके बराबर है? ठीक है, 1 गीगावाट किसके बराबर है? 2 की पावर 30 बाइट, ठीक है, 2 टू द पावर 30 बाइट के बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे 102, प्रायः होटलों के कमरों में प्रवेश के लिए प्रयोग किए जाने वाले कार्डों में किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका? मैग्नेटिक स्ट्राइप डिवाइड का, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्राइप डिवाइड का प्रयोग किया जाता है। कार्डों में इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है प्रवेश के लिए होटलों में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 103, कौन सा सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में भंडारित डाटा को संचालित कर सकता है और उसका प्रबंध कर सकता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, प्रयोक्ता जिन फाइलों और प्रोग्रामों पर सामान्यतः कार्य करते हैं वे किस मेमोरी में भंडारित होते हैं? आरएम, ठीक है, आरएम में होते हैं। एक रोम होती है मेमोरी, एक रैम होती है, ये आरएम की बात हो रहा है, आरएम में भंडारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रैम में। नेक्स्ट देखेंगे 105 पे, एल्गोरिथम सूडो कोड, ठीक है, एल्गोरिथम सूडो कोड, फ्लो चार्ट और कोड में से कौन सा प्रोग्राम डिजाइन फेज का हिस्सा नहीं है, कूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 106, लिनक्स, मैक ओएस, गूगल क्रोम और विंडोज एक्सपी में कौन प्रचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे अभी, ठीक है, आरओ में। नेक्स्ट देखेंगे 107, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 108, पाइथन कैसी कंप्यूटर भाषा है? उच्च स्तर भाषा है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं 109, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल और स्कैनर में कौन से निर्देशन पॉइंटिंग युक्ति नहीं है? स्कैनर नहीं है, ठीक है, स्कैनर नहीं है टच स्क्रीन में, ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल तो है ही है, ठीक है, पॉइंटर युक्ति बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर में प्रयुक्त रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, कौन सा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है। 110 तक हो गए। हम चलेंगे 111 पर,
बस कंप्लीट हो गया बच्चे। उसके बाद चलते हैं अपने करंट पर। 111 पे चलेंगे। अरे 111 ये इसमें दिया नहीं है एक्चुअली, अरे यहाँ से दे दिया। अच्छे ठीक है बच्चे, ये नीचे से है 111 और ये हमारा सब्जेक्ट कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से है और इससे क्वेश्चन आते हैं जरूर। ठीक है 111 है। यह मिट्टी जब गीली होती है तो फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी की बात होती है। ठीक है, ये है ब्लैक सॉइल। ठीक, ब्लैक सॉइल है, जब ये गीली होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल जाती है, सूखने पर सिकुड़ जाती है और उसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है कि अपनी जुताई ये स्वयं कर लेती है, वो होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्या होती है? ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रति वर्ष किस दिन राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृषि दिवस। ठीक है, डे जरूर याद करना है, डे से बहुत लगाव हो गया है आयोग को। ठीक है, तो डे तो जरूर आपको एक बार रिवाइज करके जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 113, प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 114, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित होगा। 115 है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में है। ये तो सब बच्चों को रट गया होगा अब तक, शिमला में है। नेक्स्ट देखते हैं 116, झुलसा, अंगमारी, झोंका और कड़ुआ किस फसल के रोग है? धान के। ठीक है, कहो झुलसा रोग भी धान में होता है, अंगमारी भी होता है, झोंका भी होता है और कड़ुआ, ये सारे रोग धान के रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं 117, ब्रोकली में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ब्रोकली आपने खाई होगी, ब्रोकली में कौन सा रोग होता है? सफेद झाला रोग हो जाता है इसमें। ठीक है, सफेद झाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 118, कौन सी फसलें मानसून के मौसम में बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें हैं जो मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ मतलब खराब मौसम मानसून के समय में बोया जाता है। इस तरह इसमें ट्रिक के याद है, ऐसा मतलब ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाई ट्रिक याद करने का है जो बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, जो गांव से या ग्रामीण इलाकों से नहीं है उन्हें नहीं पता है एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 119, मटर, सरसों, आलू कैसी फसलों के उदाहरण है? रबी फसलों के। ठीक है, मटर वगैरह ये कब आती है बच्चे? ये अक्टूबर नवंबर के बाद ये आने लग जाती हैं। ठीक है, तो और ये सर्दियों में आती है, विंटर में आएंगी। तो कौन सी फसल जब होती है? रबी क्रॉप्स होता है मटर, सरसों, आलू। ये क्या है? आलू तो हमें हमेशा लगता है नहीं, नया आलू तो तभी आता है। ठीक है, नया आलू तो तभी आता है, तो रबी फसल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 120, तरबूज किस फसल का उदाहरण है? जायद फसल का है। ठीक है, ये जायद ज्यादा पानी यानी कि जायद फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे विविध। अब देखें मिसलेनियस पे चलते हैं। मिसलेनियस बची हुए 121 है, बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ढाका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 122, बस कंप्लीट हो गए बच्चे, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस अनुसूचित भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बांग्ला भाषा। ठीक है, अनुसूचित भाषा बोलने वाले प्रतिशत सबसे अधिक है बांग्ला भाषा के। नेक्स्ट देखें 123, प्रथम अखिल भारतीय जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1872 में। ठीक है, वर्ष 1872 में किसके शासनकाल में? मेयो के। ठीक है, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट देखते हैं 124, स्ट्रासबर्ग फ्रांस, रॉटरडम नीदरलैंड, कोलोन जर्मनी और वियना ऑस्ट्रिया में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है? कोलोन नहीं है। ठीक है, कोलोन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 125, दोहा और दुबई किस खाड़ी के किनारे स्थित है? फारस की खाड़ी के किनारे, पर्शियन गल्फ के किनारे स्थित है दोहा और दुबई दोनों ही। नेक्स्ट देखते हैं 126, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे 127, भारत विभाजन पर बनी फिल्म स्वर्ण रेखा का निर्देशन किया गया था ऋत्विक घटक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 128, किसके द्वारा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जाती है? एसएसबी के द्वारा यानी सशस्त्र सीमा बल द्वारा। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? सशस्त्र सीमा बल के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट 130 है, भारत में आइजोल किस राज्य की राजधानी है? ये तो बताने की जरूरत है क्या बच्चे? आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, कैपिटल है, ये तो याद ही होंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर। ठीक है, आज पढ़ाई भी है, एक बार आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सार संग्रह। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पर। ठीक है, और ये मई माह का करंट अफेयर है, याद रखिएगा। इस तरह से हमको जनवरी तक करना है, उसके बाद हम अगस्त का करंट अफेयर जो लेटेस्ट होगा वो करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल
घटनाक्रम पे चलते हैं। फर्स्ट है, केंद्र सरकार की एक घोषणा के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए फैसला लिया गया है $1 अरब का एक कोष बनाने हेतु। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब का कोष स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक, ये है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किया गया है। ठीक है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था जिसे नारंगी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ये आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन। नारंगी अर्थव्यवस्था किसे, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नारंगी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान और क्षमता पर आधारित एक विकसित अवधारणा है। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और पर्यटन के साथ बातचीत करने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है नेशनल, घटनाक्रम में देखेंगे क्या है सेकंड। हाल में संपन्न राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है, NBWL की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि NBWL की पहल की बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये आपको एक बार आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वर्ष 2003 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के बाद की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 2003 में की गई थी और 1972 में संशोधन के बाद की गए थे। इसने मूल रूप से 1952 में स्थापित भारतीय वन बोर्ड IBWL का पुनर्गठन किया गया था और NBWL वन्य जीव नीति तैयार करके वन जीवों और वन संरक्षण तथा नए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना के लिए सिफारिशें दी थी। ठीक है, देश की सर्वोच्चतम संस्था NWL में 47 सदस्य कितने हैं? 47 सदस्य। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसके क्या है? अध्यक्ष है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसके? NWL के। ठीक है, NWL की स्थायी समिति राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के अंदर और आसपास की वनभूमि पर स्थित परियोजनाओं को समीक्षा करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या होगा। मई माह में 11 से 13 मार्च 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स की मेजबानी की। इस आयोजन में 19 देशों के 105 पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय आयोजन में 90 से अधिक प्रतियोगिताएं शामिल थी। ठीक है, यह है हाल में भारत में। ठीक है, 11 से 13 मार्च 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, एक्चुअली अभी थोड़ा हम डाइवर्ट हो गए, यहाँ पे बच्चे आवाज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट करंट अफेयर होगा, हाल में भारत में नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन के आधार पर औसतन कितने गंगा डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है? कितनी है? 6324 ये गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, ये हमारा जलीय राष्ट्रीय जलीय वो है एनिमल बोलते हैं, जो गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किन 2 सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? कौन सी वो सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? वो है IRCTC और IRFC। ठीक है, IRCTC है और IRFC है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को क्रमशः देश की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियों के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं 6 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल में PSTA और सेमी क्रायो इंजन के विकास के लिए कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? वह पावर हेड टेस्ट आर्टिकल PSTA। ठीक है, PST किया है, बाकी आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की है? वो नीति आयोग द्वारा की गई है। ठीक है, किसके आयोग द्वारा हुई है? नीति आयोग के द्वारा की गई। नीति FTH ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर एक पेपर जारी किया। इस शोध पत्र में 5 तरीकों को इशारा किया है। ठीक है, क्या किया है? जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकियां होंगी, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को नया आकार दे सकती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा करंट होगा 8th। देखते हैं क्या होगा। हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को किया गया है। किसका? सेबी का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे को बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? माधुरी पुरी बुच का स्थान लिया है। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोजपत्र समिति FSRRC की सिफारिश पर की जाती है। अध्यक्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि इनका टेन्योर होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले पद में बने रहते हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, इनका पुनर्नियुक्ति भी यानी कि 1 बार से 2 बार तक ये चुने जा सकते हैं इस पोस्ट पर। कौन सा है? ये सेबी के चेयरमैन की पोस्ट है। ठीक है, कौन सा है? इनका टेन्योर कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ। अब आएगा इंटरनेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। मई माह का इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या होगा? 1 मिनट बच्चे। ठीक है, मई माह का इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या होगा? नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। ठीक है, कौन सी है? दिल्ली है हमारी राष्ट्रीय राजधानी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी हो गॉड राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQAR 2024 के अनुसार दिल्ली लगातार 6ठे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर असम है। ठीक है, अगर प्रदूषित शहर की बात है तो असम है और मेघालय की सीमा पर स्थित बर्नीहाट है। विश्व के 5 सबसे प्रदूषित देश कौन से होंगे? चाड है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कॉन्गो है और भारत है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के मात्र 7 देश ही वार्षिक औसत, ठीक है, वार्षिक औसत 1 मिनट बच्चे PM 2.5 स्तर, ठीक है, 5 मैक्रोन की औसत वार्षिक सीमा की सिफारिश के लिए, ठीक है, ये पार्टिकल मैटर है 2.5 स्तर तक के लिए स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों को पूरा कर पाए हैं। ये देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा एंड आइसलैंड है और न्यूजीलैंड भी है इसमें शामिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है करंट अफेयर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? ओशन की बात हो गई तो मॉरिशस का नाम आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सम्मान है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, कौन सा होगा? मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनकी मॉरिशस यात्रा के दौरान सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले भारतीय होंगे ये प्रसिद्ध सम्मान जो पाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या होगा? भारत और जापान के बीच 6ठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया गया है? धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया है? ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में। ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में किया गया है, यह भारत और जापान के बीच है। और कौन सा सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन अभ्यास है। ठीक है, ये कब किया गया था? ये कब किया था? यानी 24 फरवरी से 9 मार्च 2024-25 तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जापान के ईस्ट फूजी युद्ध प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो क्रमवार भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका पिछला अगर संस्करण करें तो फरवरी मार्च में हुआ था और ये हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन डेप्थ में पूछते हैं PCS में, इसलिए आपको देखना है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारत और जापान की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 4th हमारा करंट है होगा मई माह का। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, किस पार्टी से संबंधित है? लिबरल पार्टी से। ठीक है, किससे हैं? लिबरल पार्टी से। नेक्स्ट देखेंगे 5 है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी लेसेंट एंथन रिपोर्ट के अनुसार अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? चीन में है। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है? चीन में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अत्यधिक चर्चित और रिकॉर्ड 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई गाय किस नस्ल की है? ठीक है, ये कौन सी? ओंगोलियन नस्ल की
ओंगोले नस्ल की बियाटिना 19 गाय का नाम है, ठीक है। ओंगोले नस्ल की बियाटिना 19 ये गाय का नाम है। ओंगोले शुद्ध नस्ल की गाय बियाटिना 19 ब्राजील के मिनस गैरिस में 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर 24.7 मिलियन ब्राजीलियन रियल या 40 करोड़ में बेची गई। एक ऐसी नस्ल है जो ब्राजील में खूब फलती फूलती। इस देश के 226 मिलियन मवेशियों में से लगभग 80% ओंगले नस्ल की गाय हैं। ओंगले मूल निवास स्थान भारत है, ठीक है। ओंगल का मूल निवास स्थान की बात करें तो ये भारत है, जहां ये विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। इसकी संख्या अगर देखें तो 1944 में 15 लाख से घटकर 2019 की पशुधन जनगणना में 6.3 लाख रह गई थी, ठीक है। और ओंगले अपनी गर्मी सहन करने की क्षमता और कम चारे पर जीवित रहने की क्षमता के लिए भी जानी जाती है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार देख लीजिए ओंगले नस्ल की गाय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चित चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? 58, ठीक है। आइलैंड्स हैं 58 द्वीप, आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं कितने? 58, ठीक है। हाल ही में चर्चित चागोस द्वीप में कितने हैं? 58 द्वीप है। और ये कहाँ पे है? ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा से पहले भारत ने हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह को लेकर, ठीक है, हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की सराहना की थी, ठीक है। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल हैं, ठीक है, याद रखना। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल है, यही तो क्वेश्चन था। यह हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चागोस द्वीप समूह, ठीक है, हिंद महासागर में। और ये मालदीव से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह 1814 में, यानी कि बस 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस ने मॉरिशस को ब्रिटिशों को सौंप दिया था, ठीक है, जिसमें चागोस द्वीप समूह भी शामिल था। ब्रिटेन ने 1965 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग करके ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, यानी कि 1 मिनट हम यहाँ पे रेस कर देंगे, हिंद महासागर क्षेत्र BIOT बनाया। ब्रिटेन सरकार ने चागोस द्वीप समूह को अलग करके मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया। हालांकि पिछले वर्ष अक्टूबर में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता सॉवरेनिटी मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौता किया था, जबकि डियोगो गार्सिया स्थित सैन्य अड्डे पर 99 वर्ष के पट्टे के तहत नियंत्रण बरकरार रखा है, ठीक है। ये आपने रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट का हमारा करंट अफेयर है ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड रहा है सबसे ज्यादा खुशहाली रिपोर्ट में, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स फिनलैंड रहा है लगातार 8वें वर्ष में भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट, यानी कि अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब होता है? 20 मार्च को होता है। इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान पर मौजूद है और इसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी बताया गया है। भारत को रिपोर्ट में 118वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। भारत क्या है? 118 स्थान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत क्या है? 118वें स्थान पर है, जबकि लगातार चौथे वर्ष 147वें स्थान पर अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, ठीक है। सबसे ज्यादा दुखी है अफगानिस्तान, 147वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 5 सबसे खुशहाल देश होंगे। सबसे पहले तो फिनलैंड आ जाएगा, सबसे ज्यादा खुशहाल फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर नीदरलैंड है। वहीं अगर सबसे निचले पायदान की बात करें तो उसके निचले पायदान में 5 देश की हिस्सा होगी, जिम्बाब्वे, मलावी, लेबनान, सिएरा लियोन और अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्तर पर 147 पे है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर हमारे करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। मई माह का करंट अफेयर हमने विथ प्रतियोगिता पर जिस्ट आता है, यानी सार संग्रह होता है ऑल GS सब्जेक्ट का, वो कंप्लीट करा दिया। साथ में स्पेशली जो चलने वाली सीरीज हमारी मई माह की, यानी कि मंथली सीरीज जो चल रही है, वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अप्रैल की सीरीज लेके आएंगे और इस तरह से हमको जनवरी तक कराना है और उसके बाद लेटेस्ट अगस्त का भी आ गया है, वो भी हम करा देंगे, ठीक है। आप लोग जरूर ये कीजिएगा, क्योंकि आर में आपको फैक्ट भी याद होने चाहिए। फैक्ट रटने होते हैं बच्चे, एक बार 2 बार तो आप देखने, क्योंकि फैक्ट बनते किससे हैं? कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट बनते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे करंट अफेयर है वो आपको थोड़ा बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है और विथ फैक्ट भी आपको करने हैं, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आयोग पैटर्न चेंज कर रहा है
ठीक है, एवरी ईयर पैटर्न चेंज होता है आयोग का, ठीक है। कभी वो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, कभी सिर्फ, अभी आपने आर में देखा होगा, कई लोगों को लग रहा था एग्जाम बहुत सरल था, और जब घर आके मिलाए तो तब भी लग रहा था, लेकिन आंसर शीट के बाद फिर बहुत से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और कट ऑफ कितनी जाएगी इस पे हम वीडियो बना देंगे, आपको बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है आर की। और आपको जितने का क्वेश्चन बन रहे हैं 110 तक, अगर 110 तक अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर गर्ल्स का देंगे तो 110 120 तक जाने वाला है, और मैक्सिमम 130 तक इसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ पर हम इसका बना देंगे, आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को ऐड कीजिए, जैसे अच्छा हम कंटेंट लेके आए। और आपको ज्योग्राफी अध्ययन पे इसी चैनल पर हम इंडियन ज्योग्राफी आज स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय से विथ मैप के किया हो। साथ लास्ट में हमने इसमें MCQ प्लस PYQ लिए हुए हैं शामिल, जितने बन सकते थे इंट्रोडक्शन से, ये आप जरूर कीजिएगा। और आपकी ज्योग्राफी आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है, और बहुत ज़्यादा आप इसमें इम्प्रूवमेंट पाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर बताइएगा क्लास कैसी लगी, बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर आते हैं कल नया कंटेंट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।